हे गाइस, बागों के टावर गॉड की इस एक्सप्लेनेशन वीडियो में आपका हमारे चैनल में स्वागत है। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि कैसे मैशनी जहाज ने काफी हेड ऑन अटैक लिया था डाटा जहाज से, जो काफी रेयर स्किल थी, लेकिन उसके बाद ही मैशनी जहाज उठ खड़ी हुई थी। वहीं दूसरी तरफ हमने कून का रिजॉल्व भी देखा, जिसने फाइनली अपनी फैमिली की दी हुई पावर को एक्सेप्ट किया और यूज किया आइस स्पेयर को। वहीं पे रैग भी कुछ कमाल दिखाने वाला है। हम स्टोरी में आगे बढ़े इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और स्टोरी में आगे बने रहें। हम देखते मैशनी जात वापस उठ खड़ी हुई थी, जो कही थी कि मैंने अभी तक हिम्मत नहीं हारी है। जहाँ पे हम डाटा जात को भी पहली बार सरप्राइज होते हुए देखते हैं चीज को देखकर, जहाँ फाइनली डिसाइड कर लेता है कि इसे रोकने के लिए उसे इसे खत्म ही करना होगा, यानी कि मैशनी जात को ठिकाने लगाना होगा। जहाँ वो मैशनी जात को कन्फ्रंट करते हुए ये भी कहता है कि मैंने तुम्हें जिंदा छोड़ दिया था लास्ट अटैक के बाद भी, क्योंकि मैंने तुम्हारी करेज को पसंद किया, यानी कि तुम्हारी हिम्मत को जो तुमने दिखाई थी। लेकिन तुम्हारी बॉडी अब अपनी लिमिट पे पहुंच चुकी है इस फाइटिंग की वजह से। क्या तुम थोड़ा सा टाइम बचाना चाहती हो लोगों के लिए जो मेरे नीचे से निकल के यहाँ से बच के जाना चाहते हैं? लेकिन हम मैशनी जात को दूसरी तरफ देखते हैं, जिसके मुंह से खून बह रहा था और उसका फेशियल एक्सप्रेशन तो काफी अब डेटरेटिंग हो गया था। जहाँ कहती मैं तुम्हें बताया ना कि मैं अपनी खुद की प्लेजर के लिए या खुशी के लिए चीजें कर रही हूँ, और गुस्से में यहाँ तक कहती है क्या तुम मुझे डिसीव करने की कोशिश कर रही हो जब मैं अपनी लाइफ को लाइन पे लगा के फाइट कर रही हूँ, यानी कि अपनी जान को दाव पे लगा के जब तुमसे फाइट कर रही हूँ और तुम मेरे बारे में ऐसा सोचते हो। और डाटा जात भी अपनी इस गलती को मान लेता है, जहाँ कहता है कि मैं सोच रहा था मैं काफी जेंटली इस चीज को हैंडल करूंगा, लेकिन जब तुमने खुद को अपने डेथ के लिए रेडी कर लिया है तो चीजें ऐसी नहीं जा सकती। और मैशनी जात को यहाँ कहता है कि ठीक है, मेरे पर पूरी पावर से अटैक करो, मैं तुम्हें खुद को मारने दूंगा, ऑफ कोर्स अगर तुम ऐसा कर पाओ तो। वही हम देखते हैं नीचे सुरंग में हॉकनी को बैठे हुए, क्योंकि फाइनली दूर में एक जगह को ढूंढ लेता है और सभी को बताता है उसने कैसे वो जगह ढूंढ ली, वो जगह जिस दीवार से उस सीट तक पहुंच सकते हैं, जहाँ बाकी लोग भी इस बात सुनने काफी खुश होते हैं। लेकिन तभी हम पीछे से पॉकेट बॉल में से एक आवाज सुनते हैं कि भला तुम लोग कहाँ जा रहे हो इस फाइट को छोड़कर। और यहाँ पे बात इस नोटिस करते कोई और नहीं बल्कि बिग ब्रीडर था। जहाँ इस ऑब्जर्वर को देखते ये लोग फ्रीक आउट कर जाते हैं और पैनिक में कहते हैं क्रैप, इन्हें पता था कि हम लोग यहाँ पर हैं, अब तो हम लोग बचने से रहे। जब बात इसी सजेस्ट करता है कि वो यहाँ पे रुके इसे रोकने के लिए और बाकी लोगों को चले जाना चाहिए। वहीं पे हम देखते हैं साची को अपनी वाइन्स का यूज करते हुए, यानी कि अपने पावरफुल स्पेल का। लेकिन बिग ब्रीडर यहाँ पे इस चीज को आराम से नष्ट कर देता है, कहते हुए कि मुझे विश्वास नहीं होता कि तुम सही में लॉर्ड चाहत को इतनी बेकार से स्किल का यूज करके हराने के लिए चले थे। क्या तुम सही में मजाक कर रहे हो क्या? और यहीं पे वो एक और चीज रिवील करता है कि वैसे भी अगर तुम यहाँ से बच के निकल भी जाओ तुम्हें तब भी वो मिरर नहीं मिलने वाला, चाहे तुम कितनी भी लकी क्यों ना हो यहाँ से बच के निकलने में। जो सुन के तो बोरो के आगे फटी रही थी कि आखिर ये क्या कह रहा है, इसका मतलब क्या है। जहाँ बिग ब्रीडर इन्हें बताता है कि जो मिरर एट द एंड था वो उस जगह पर अब नहीं है, जहाँ पे इनको भी ये बात नहीं पता थी। वही दूसरी तरफ बिग ब्रीडर कहता है कि मेरे पास चिट चैट का ज्यादा टाइम नहीं है, इसलिए मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं तुम सभी लोगों को खत्म करने वाला हूँ, इसलिए ज्यादा कोशिश मत करना मुझसे लड़ने की। वही हम सरफेस पे देखते हैं जहाँ मैशनी जात की हालत काफी खराब थी, उसकी बॉडी में अब काफी सारे वुंड भी थे, क्योंकि वो डाटा जहाज से लगातार फाइट करी थी, लेकिन उसे अभी तक स्क्रैच भी नहीं दे पाई थी। वही मार्को जो कि दूर से अभी तक डाटा जहाज पे अटैक कर रहा था अपनी टेक्निक का यूज करके, उसे भी डाटा जहाज अपनी पावरफुल बॉल्स का यूज करके काफी आराम से डॉज कर लेता है। मार्को भी फ्रस्ट्रेट होकर फाइनली काफी क्लोज रेंज से अटैक करता है डाटा जहाज के पीछे से, लेकिन डाटा जहाज को पता तो क्या करने वाला है। जहाँ उसको कहता है कि एक सर्टेन टाइमिंग होती है जहाँ तुम्हें चेक कर लेना चाहिए कि तुम्हारे पीठ पीछे क्या हो रहा है। जहाँ हम देखते हैं एकदम से एक नीडल वहां से निकलती है जो कि मार्को के ठीक पीछे से आई थी। मार्को का ध्यान अब इस बात पे जाता है जब डाटा जहाज से बताता है कि जब तुम्हें लगता है कि तुम अपोनेंट के ठीक पीछे हो उसी समय तुम्हारे पीछे से भी कोई और अटैक हो जाता है। अगली बार हम देखते काफी मैसिव सी नीडल सीधे आगे मार्को को लगती है, जो उसे जमीन के अंदर घुसा के रख देती है। जहाँ दो लटने के बाद सिर्फ सामने हवा में डाटा जहाज को देखते हैं खड़े हुए। जहाँ ये सब चीजें होते हुए देखकर रिकार्डी भी अपनी स्पेल्स का यूज करते हैं, जो कि कून फैमिली की तीसरी मेंबर थी यहाँ पे, और वो उस नीडल को मार्को के ऊपर से हटाते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि मार्को बचने वाला नहीं था, उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी। मैशनी जात को अब थोड़ा टाइम मिल गया था, जहाँ पे वापस एक स्पेयर अटैक करती है अपनी लाइटनिंग का यूज करके, जहाँ पे डाटा जात कहता है कि दैट्स इनफ, बस बहुत हुआ अब,
तुम्हारी बॉडी अब तुम्हारा साथ नहीं दे रही। और इसलिए डाटा ज़्यादा भी एक ऐसा अटैक करता है जिसको मैशरीजात बिल्कुल डॉज नहीं कर सकती थी। हम देखते उसकी बॉडी को पूरी तरह से नष्ट होते हुए जहाँ वो फाइनली जमीन पे गिर जाती है और चारों तरफ काफी ज्यादा ब्लड भी फैल गया था। जहाँ डाटा उसके काफी क्लोज आए कहता है कि जहाज बेंसिस की जो बॉडी होती है वो दूसरी बॉडी से 10,000 टाइम्स ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होती है, जो कि टावर में रहते ऑर्डिनरी पीपल। ऐसी 10,000 गुना पावरफुल बॉडी मिलने के बाद भी तुमने उस पॉइंट तक फाइट की है कि तुम्हारी बॉडी भी अब तुम्हारी इस फाइट को कंटिन्यू नहीं रख सकती और एंड में कोलैप्स कर गया। लेकिन तुम आके इतना बैडली मुझे चैलेंज करना ही क्यों चाहती थी? चाहे जो भी हो, मुझे लगता है कि तुमने काफी एंजॉय किया हुआ इस टाइम को। आखिर तुम्हारा सपना जो पूरा हो गया, जो कि टावर में बाहर नहीं हो सकता था। हम मैशनी की लास्ट स्माइल भी देखते हैं उसकी डेड बॉडी पर। वही दूसरी तरफ ज़्यादा अब जान लगता है तो उसे बिग ब्रीडर इन्फॉर्म करता है कि कैसे उसने बाकी बंदों का ठिकाने लगा दिया है जो भी नीचे गुफा से होते हुए यानी कि सुरंग से होते हुए निकल के जा रहे थे मिरर एट द एंड तक। डाटा ज़ात कहता है कि मुझे पता है, लेकिन तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं तुम्हें कहा था ना कि तुम्हें इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे डाटा ज़ात इसे वार्निंग भी देता है कि अगर तुमने दोबारा से मेरे ऑर्डर को नहीं माना तो मैं तो हमेशा के लिए डिसअपेयर कर दूंगा। जहाँ पे बिग ब्रीडर उससे माफी मांगता है। जहाँ डाटा ज़ात का कहना था कि अब सारे उन वॉरियर्स को उसने खत्म कर दिया है जो भी मिरर के पीछे जा रहे थे, तो उसे अब बस वेट करना है ताकि शो डाउन का टाइम आ जाए, यानी कि बैम से जो फाइट होने वाली है उसका। डाटा ज़ात काफी एक्साइटेड था इस देखने के लिए कि आखिर वो लिटिल मॉन्स्टर क्या करेगा जो कि टावर के बाहर से आया है, यानी कि बैम। वो कह रहा था जो 0.1% चांस था तुम्हें जीतने का, वो जस्ट अभी मैंने खत्म किया है, यानी कि मिरर एट द एंड वाले मिशन को फेल करवा के। जहाँ दूसरी तरफ बैम को देखते हैं उस ऑर्ब को बनाना सीख रहा था और कह रहा था कि मैं फील कर सकता हूँ अपनी पावर को ग्रो करते हुए। जो एक्चुअली में हम देखते हैं रेड थाइसा को, यानी कि फ्लोर डेथ में जो पावर से मिली थी उस मॉन्स्टर को ऑर्ब क्रिएट करते हुए एक्चुअल में। लेकिन इसके बाद भी बैम के मन के अंदर एक थॉट ये भी था कि क्या वो इस पावर के होने के बाद भी डाटा ज़ात को बीट कर भी पाएगा या नहीं। वही हम रैक को देखते हैं जो अभी भी पत्थर खाने में लगा हुआ था और लादा चबा जाते कहते हुए कि वो फ्रीकिंग ब्लू टर्टल, उसकी हिम्मत कैसे मेरे सामने के स्पेयर बनाने की, वो भी मेरे से अच्छा, मैं उसे भी हरा के मानूंगा, यानी कि मैं उससे भी ज्यादा अच्छे लेवल पे अपनी पावर को स्किल को अच्छा कर लूंगा। हम अगले पल देखते रैक के जो दोनों हाथ थे वो पत्थर के बन चुके थे। जहाँ पर रैक काफी बैडेस तो लग रहा था लेकिन थोड़ा सा क्रेजी भी, जहाँ से खुद को विश्वास नहीं होता कि एकदम से उसके दोनों हाथ पत्थर के कैसे हो गए। जहाँ वो ऐसा देखने के बाद कहता है कि आगे चल क्या रहा है, मुझे पसंद नहीं है। जहाँ कूल डाउन भी चीज को नोटिस कर लेता है, वो काफी अलग तरीके की लाइट ट्रैक में से नोटिस करता है और कहता है कि काफी अनकंफर्टेबल है, कहीं ऐसा तो नहीं कि एलिगेटर एक नेटिव वन है, यानी कि एक देसी बंदा जो कि टावर के ओरिजिनल आदिवासियों में से एक था। वो लोग जो कि टावर में हमेशा से रहते आए हैं, यहाँ तक कि जाद और बाकी फैमिली से भी पहले। वहीं दूसरी तरफ कून भी सही कहर पर पा रहा था, एकदम आइस की वॉल्स क्रिएट करके वो वियोल को घेर चुका था ताकि अब वियोल कुछ ना कर सके। जहाँ पे उसने सिर्फ एक ओपनिंग दी थी वहां से बाहर निकल की, ये कहते हुए कि अब तुम्हारी बारी है, मैं भी देखता तुम कहाँ भाग के जाते हो, तुम्हें उसी तरफ आना पड़ेगा जहाँ पर मैं खड़ा हूँ। क्योंकि अगर इस सिंगल ओपनिंग से वियोल बाहर आता है तो चाहे उसकी एक्यूरेसी कितनी भी खराब हो, उसका जो स्पेयर है वो अटैक पक्का वियोल को लगेगा ही लगेगा। वो कह रहा था कि मैं तुम्हारी वीकनेस को काफी अच्छे से जानता हूँ, बैम के जानी दुश्मन, ये ड्यूरेबिलिटी है, क्योंकि अगर ये स्पेयर तुम्हें डायरेक्ट हिट करता है तो तुम सर्वाइव नहीं कर पाओगे शायद। लेकिन तभी पीछे से रैक आ जाता है कहते हुए कि हे ब्लू टर्टल देखो इसे, मैंने भी कुछ बना के दिखाया बिल्कुल तुम्हारी तरह। जहाँ अपने दोनों हाथों को फ्लेक्स कर रहा था, यानी कि पत्थर के हाथों को। जब कौन को समझ में नहीं आता, वो रैक से पूछता है कि एलिगेटर व्हाट द हैक, आके तुम्हारे हाथों पे क्या लगा हुआ है। जब रैक इसके रिस्पॉन्स में कहता है कि यार मुझे नहीं पता, मैं तो कुछ पत्थर खाए थे और फिर एकदम से ऐसा हो गया। जहाँ कून का मानना था किसी तरीके का साइड इफेक्ट है पत्थर खाने के। जहाँ ये दोनों इस बातों में लगे हुए थे, वियोल सोचता है कि ये बंदा डिस्ट्रैक्ट हो चुका है, यानी कि कून का ध्यान अभी नहीं है वियोल के ऊपर। जहाँ कून रैक को सारे पत्थर उगलने के लिए कह रहा था, वहीं पे रैक कह रहा था कि नहीं मैं भी तुम्हारी तरह शील्ड बनाऊंगा। रैक की बात मानने के लिए रेडी नहीं था, वहीं पे वियोल भी अपनी चाल चलने के लिए रेडी हो गया था। जहाँ पे कून बार बार डांट रहा था रैक को कि इडियट इस चीज को थूको, यानी कि वो पत्थर को मुंह से बाहर निकालो। हम देखते कूल डाउन को वहाँ बीच में आते हुए, जो कि सीधे यहाँ पे आ जाता है कहते हुए कि हे एलिगेटर। जो बात रैक को तो पसंद नहीं आती, जो कहता है कोई भी ऐरा गैरा नत्तू कह रहा, वो जब एलिगेटर बुलाने लग गया है। वही कूल डाउन की चीज पूछने से क्या तुम एक नेटिव वन हो, यानी कि एक आदिवासी या ऐसे कोई एक एंशिएंट बीइंग जो कि टावर में एग्जिस्ट करता था पहले भी। जहाँ पे रैक को तो चीज समझ में नहीं आती कि आखिर नेटिव क्या है,
क्या ये कोई खाने की चीज है? जहाँ कोनिडान से एक्सप्लेन करता है कि ये उन लोगों को बताया जाता है जो कि एंशिएंट बीइंग्स के वंशज हैं, यानी कि ऐसा जाइंट जो कि टावर में तब भी रहता था जब ये लोग वहां पे एंटर किए थे, यानी कि कोनिडान और बाकी कंपेनियन जात के साथ। जहाँ वो इन्हें बताता है कि कैसे जो जाइंट था उसने अपनी बॉडी को 5 पीसेस के अंदर स्प्लिट कर दिया था, यानी कि बांट दिया था, और उनसे क्रिएट हुए थे उसके वंशज जिनको ये लोग नेटिव वंस कहते हैं, जैसा कह ले टावर के देसी लोग। जहाँ में कोनिडान के थ्रू ये पता लगता है क्योंकि वो जाइंट अपने आप में काफी पावरफुल था, इसी इसके जो डायरेक्ट डिसेंडेंट है यानी कि जो वंशज है वो भी काफी पावरफुल हैं और उनके अंदर एक काफी यूनिक एबिलिटी होती है। वो रूल कर सकते हैं और कंट्रोल कर सकते हैं एलिमेंट्स को जो कि इस टावर के अंदर पाए जाते हैं, जो कि हमें दिखाया भी जाता है। और जब भी वो अपनी इस एबिलिटी का यूज करते हैं यानी कि एंशिएंट बीइंग्स के वंशज, तो उस केस में उनकी बॉडी लाइट से और उस मटेरियल से एक तरीके से घिर जाती है और वो एक अनदर फॉर्म को अचीव करते हैं, जैसे कि रैक के हाथों के साथ हुआ था, यानी कि वो पत्थर में बदल गए थे। जब कून भी इन सारी बातों सुन रहा था वो कहता है कि थोड़ा सा स्ट्रेच नहीं है, मतलब बात वो खींचतान क्या बड़ा कर रहे हो। बहुत बार ऐसे भी तो लोग होते हैं जो अपनी बॉडी को चेंज कर लेते हैं यूं ही, क्योंकि कून तो मानने के लिए रेडी नहीं था कि जो एलिगेटर है वो इतना कोई खास और महान भी हो सकता है। जब कोनिडान इस बात को सुन के अपनी रीजनिंग और लॉजिक देता है कि ऐसा प्रोबेबली हो सकता है पॉसिबल कि जिन लोगों को इनहेरिट हुआ है ऐसे नेटिव वंस का ब्लड, यानी कि उनके अंदर थोड़ा बहुत खून है और वो पावर है, तो ऐसा कर सकते हैं। लेकिन ये जो एलिगेटर है पक्का उनसे डिफरेंट है। कोनिडान ये भी एक्सप्लेन करता है कि उसने आज तक जिन डिसेंडेंट्स को यानी कि वंशज को देखा एंशिएंट बीइंग्स के इस जगह पर, वो रिपीटेडली इस चीज को यानी कि जो एट्रीब्यूट चेंज करते हैं वो उनके अंदर होता है ना कि बाहर। लेकिन रैक के साथ ऐसा हो रहा है कि जो एलिमेंट है वो अपने आप ही अटैच हो गया रैक के साथ और एक बन गया है। ये ठीक वैसा ही है जैसा कि नेटिव वंस हमारे साथ ट्रेवल किए थे एक बार, ठीक उन्हीं की पावर की तरह, यानी कि जो जाइंट के डायरेक्ट वंशज थे वो भी एक टाइम पे कोनिडान और बाकी फैमिली मेंबर्स के साथ ट्रेवल किए थे इस टावर में, और उनकी पावर बिल्कुल रैक जैसी थी। लेकिन एक काफी स्ट्रेंज चीज है जहाँ हम देखते कोनिडान को अपने मन में सोचते हुए, क्योंकि इसने पहली बार ये चीज विटनेस की है, जितने भी डायरेक्ट डिसेंडेंट थे जो कि प्योर ब्लड लाइन से आते थे नेटिव वंस के, यानी कि जो रियल वंशज थे, उन सभी को जहाज ने मरवा दिया था आउटसाइड में, यानी कि टावर के बाहर उनका नरसंहार करवाया था। और जो लोग बच गए थे उन सभी को एक ऐसा श्राप दिया था जिसकी वजह से उनकी पॉपुलेशन कम हो गई और वो लोग समय के साथ खत्म हो गए। लेकिन भला ये इनके साथ कैसे आ गया यहाँ पर, यानी कि रैक कैसे अपेयर हो गया बैम और कून के साथ। वही अपने रैक को तो इन सब चीजों से कोई मतलब ही नहीं था, वो सीधे कहता है हे इलेक्ट्रो टर्टल, तुम ये सब बेफालतू की वियर्ड स्टफ करना बंद करो और मुझे सिर्फ इतना बताओ कि मैं इस पावर को यूज कैसे करूँ। जब कोनिडान के रिस्पॉन्स में कहता है कि मुझे श्योर नहीं है कैसे कैसे पॉसिबल है, क्योंकि जो नेटिव वंस को मैं जानता था वो अपनी पावर को काफी फ्रीली यूज कर पाते थे और वो सुपर स्ट्रॉन्ग तो थे ही। कोनिडान को शक था कि आखिर रैक इतना कमजोर क्यों है, कहीं ऐसा तो नहीं कि जो श्राप इस पे भी लगा होगा। जब वो इस जगह पर आया तो थोड़े समय के लिए उठ गया। रैक का कहना था कि वो उसे काफी ज्यादा कंफ्यूज कर रहे हैं ये सारी अजीब सी और मुश्किल चीजें बताकर जो कि उसके दिमाग के परे है। कोनिडान अब रैक की बॉडी को चेक कर रहे थे, उसके मुंह को हिलाते हुए कहते हुए कि सही में काफी अमेजिंग है, बताओ मुझे तुम्हें किसका ब्लड मिला है। जहाँ पे रैक कह रहा था मुझे जाने दो, रैक को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। वही कून अब नोटिस करता है कि जो सोन एनिमी था वो एस्केप कर गया, यानी कि वियोल। वही दूसरी तरफ बैम भी काफी ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड था और ध्यान में मग्न था अपनी पावर को समझने में, और तभी हम देखते हैं उसको एकदम से आगे खोलते हुए, जिसके फेस पर सीधे काफी बड़ा सा अटैक लगता है आँख खोलने के साथ ही, और ये किसी और नहीं बल्कि उसके सोन एनिमी ने किया था। और अब बैम भी उससे फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है, जहाँ पे वो अपने ऑर्ब की पावर को यूज करते हुए एंडलेस स्काई को समन कर लेता है। और बैम अटैक करने से पहले से वार्न भी करता है कि अभी वापस लौट जाओ, क्योंकि अब जो भी फाइटिंग होगी वो बिल्कुल पॉइंटलेस होने वाली है, क्योंकि अब ये कभी भी उसे नहीं हरा सकता। यानी कि वियोल की पावर और बैम की पावर में अब काफी बड़ा डिफरेंस आ चुका है। वही वियोल को हम देखते हैं जो काफी सैडिस्टिक लग रहा था और सीधे पूछता है क्या कि तुमने मुझे मारा क्यों नहीं। जब बैम को ये क्वेश्चन समझ में नहीं आता, हम देखते हैं वियोल को ये सवाल पूछते हुए अच्छे से, जो सोन एनिमी होता है तुम्हारे दिल का कांटा होता है जिसको तुम निकाल के बाहर फेंक देना चाहते हो, और इसीलिए वो समन होता है ऐसी जगह पर, लेकिन तुम फिर भी मुझे मारना नहीं चाहते जिससे तुम नफरत करते हो, और ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होता अगर तुम मुझसे फाइट करते और मुझे खत्म कर देते, क्योंकि यही तो रीजन है मुझे समन करने का तुम्हारे एज अ सोन एनिमी के रूप में। और इससे पहले बैम को जवाब देता हम देखते पीछे से कून को आते हुए, जो कह रहा है कितनी नेचुरल सी बात है, तुम्हें समझ जानी चाहिए कि बैम तुम्हें क्यों नहीं मारना चाहता। जहाँ हम देखते हैं उसके आइस पेयर को यूज करते हुए, जो कि काफी खतरनाक तो लग रहा था, और कून ये भी समझाता है कि कैसे ना ही बैम और ये लोग भी बैम जैसे दिखने वाले व्यक्ति को मारना चाहेंगे, और तुम यहाँ पे इसलिए समन हुए हो क्योंकि तुम एक फेक हो। बैम कभी भी तुम्हारे जैसा नहीं बनना चाहता था,
तुम्हें जस्ट एक स्लेयर कैंडिडेट बनाया गया जबरदस्ती फक के द्वारा, जो कि बैम की अपनी चाहत नहीं थी, और इसलिए तुम बैम से दिखने में भी अलग हो, तुम्हारी पावर भी अलग है और तुम्हारा बिहेवियर भी, और इसलिए अब तुम्हें यहाँ से निकल लेना चाहिए। वियोल ये बातें सुन रहा था। हम देखते कौन को ताना देते हुए कि तुम हमारे लिए एक नेस्टी घोस्ट से भर के और कुछ भी नहीं। लेकिन वियोल को काफी गुस्सा आता है सुन के, जहाँ कहता शट अप, जिसके साथ ही उनके ऊपर अटैक कर देता है, ये कहते हुए कि गायब हो जाओ यहाँ से, मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। लेकिन अब रैक इसके सामने आ जाता है अपने दोनों हाथों लेकर, यानी कि अपने उस शील्ड को लेके। वहीं पे जो वियोल था वो काफी गुस्से में और इरिटेटेड लग रहा था और कह रहा था कि मैं अकेले लड़ा ताकि मैं तुम लोग को प्रोटेक्ट कर सकूं। तुम्हें तो कुछ पता भी नहीं है कि कितना अकेला था मैं उस समय जब फक ने मुझे यूज किया था, और वो अकेलापन ही मुझे अंदर ही अंदर खाया जा रहा था उस समय से लेकर आज तक। वियोल की फ्रस्ट्रेशन यही खत्म नहीं होती। वो यहाँ तक कहता है कि तुम अब मुझे गायब कर देना चाहते हो क्योंकि अब तुम मुझे अपने साथ नहीं रखना चाहते। कैसी जोक वाली बात है, मैंने खुद को सेक्रीफाइस कर दिया तुम लोग को बचाने के लिए। मैं और तुम्हारा पास्ट हम सभी जुड़े हुए हैं और चाहे तुम कुछ भी कर लो, हम कभी नहीं जाने वाले तुम्हें छोड़कर। जो कहने के साथ ही वियोल एक काफी पावरफुल अटैक करने वाला था, लेकिन तभी पीछे से हम देखते हैं कि बैम आ जाता है और उसे रोक लेता है कहते हुए कि दैट्स इनफ, अब तुम्हें रुक जाना चाहिए, तुम मेरी सिर्फ सिंपली कॉपी नहीं हो। जब बैम कहता है कि तुम मेरे जैसे साधारण नहीं हो, तुम वो हो जो कि मैं तब था जब मैं फक के पास था, बिल्कुल अकेला। तुम मेरे सोन एनिमी इसलिए हो क्योंकि मैं डरता हूँ, मेरी खौफ है कि मैं वापस से अकेला ना हो जाऊं। जब मैं फाइनली वियोल को ये चीज समझा पाता है कि कैसे उसके सोन एनिमी बनने का सिर्फ एकमात्र रीजन ये था क्योंकि बैम को आज भी वो डर सताता है जैसा फक में उसके साथ हुआ था, अकेलेपन में रहने की वजह से उसे डर लगता है एक लोनली पर्सन बन के रहने में। जो बात बैम के लिए भी एडमिट करना काफी डिफिकल्ट थी और वियोल को भी समझ में आ गई थी। जब बैम फाइनली वियोल को रोक के कहता है तुम जहाँ से आए थे तुम्हें उसी जगह पे लौट जाना चाहिए। जहाँ हम देखते काफी अजीब सी चीजें होते हुए क्योंकि वियोल की आंखें एकदम से व्हाइट हुई थी। वहीं पे बैम जाए बातें सोच रहा था और ये चीज एडमिट कर लेता है कि वो अपने आप से कभी ऑनेस्ट ही नहीं था कि वो कितना डरता अकेला रहने से। लेकिन उस अकेलेपन में भी उसका साथ देने के लिए उसी की एक साइड थी, यानी कि वियोल का रिप्रेजेंटेशन था उसके साथ हमेशा से, और इसीलिए उसने एक पल के लिए भी ऐसा नहीं सोचा कि उसे अपनी इस साइड को भी छुपा के रखना चाहिए। और इसीलिए वियोल को कहता है कि हमें वापस से अपने साथ ही रहना चाहिए जैसा कि हमने पहले किया था उस अकेलेपन में। जो कहने के साथ ही वियोल अब फाइनली गायब हो जाता है जैसा कि उसको मोक्ष मिल गया हो या शांति मिल गई हो। ये हम बैम को वो पुरानी यादें भी फील करते देख पाते हैं जब फ्लैशबैक में हम देखते हैं कैसे वो गुफा के अंदर बंद था और अकेले ही अकेलेपन के साथ जूझते हुए वेट कर रहा था बहुत लंबे समय से किसी के आने का। लेकिन जो लोनलीनेस ने तब फील की थी तो उससे कहीं ज्यादा दर्दनाक थी अपने दोस्तों से बिछड़ने के बाद। लेकिन जिसने हमेशा एक चीज कही कि कोई ना कोई इसे ढूंढते हुए जरूर आएगा, वो कोई और नहीं बल्कि वो खुद था, ताकि वो अपने आप को खो ना दे। हम एक तरीके से मेटाफोरिकली बैम को और वियोल को यानी उसके दोनों ही रूपों को देख पाते साथ में बैठे हुए। वियोल भी अब पूरी तरह से गायब हो चुका था। ये ऐसा कहीं उसे शांति मिल चुकी थी, जो चीज रैक और बाकी लोगों को काफी सरप्राइज तो करती है। जब बैम भी अपने आप को इस फीलिंग को मान चुका था और अच्छे समझ चुका था कि जितना वो चाहेगा कि दूसरे उसके पास रहें, वो उतना ही ज्यादा और समय साथ अकेला होते जा रहा था, और एक तरीके की मूर्खता ही थी उसकी तरफ से। कोई डांस जो इस चीजों को दूर से देख रहे थे उन्हें सही में विश्वास नहीं होता कि कैसे जो ऑर्ब थी उसने एब्जॉर्ब कर लिया उसके सोन एनिमी को, यानी कि बैम का सोन एनिमी जो वियोल था वो पूरी तरीके से एब्जॉर्ब हो गया था उसी ऑर्ब के अंदर जो बैम ने क्रिएट किया था। और ये डाटा कुनिडान के लिए भी अपने आप में काफी रेयर चीज थी जिसके वो आज एक विटनेस बने थे। वहीं भी अब सीन शिफ्ट होता है और हम पहली बार एक काफी अलग सी जगह देखते हैं, और ये जगह थी हिडन स्टेज में एक ग्लिच रूम, जहां पर हम देखते हैं बिग ब्रीडर के पॉकेट को आते हुए, जहाँ पे पॉकेट आके किसी पर्सन को हे बोलती है, और हम देखते हैं कि पर्सन काफी देर से बिग ब्रीडर का वेट कर रहा था और कहता है तुम फाइनली आ ही गए, क्या तुम रेडी हो। जहाँ हम देखते हैं कोई और नहीं बल्कि उरेक माजिनो का डाटा था, जहाँ पे चारों तरफ एरर एरर लिखा हुआ था और काफी अजीब सा भी लग रहा था। हम देखते हैं उरेक माजिनो और बिग ब्रीडर के बीच में बातचीत होते हुए कि कैसे अभी के लिए बिग ब्रीडर ने मैनेज कर लिया उस मिरर फ्रेगमेंट को रिट्रीव करने में, यानी कि मिरर एट द एंड को। लेकिन कुछ ऐसे वेरिएबल्स आगे थे एकदम से जिससे बिग ब्रीडर को यहाँ पे थोड़ा सा डील करना पड़ा। जहाँ एक माजिनो कहता है इस वेरिएबल से तुम्हारा क्या मतलब है, क्या वो बच्चा जो बाहर से आया है, यानी कि बैम। यहाँ पे डाटा और एक माजिनो कहता है मुझे बिलीव नहीं होता एक ऑर्डिनरी रेगुलर डाटा जहाज से फाइट करने वाला है, मैं भी देखना चाहता हूँ कि किस तरह का मैन आखिर वो होगा। लेकिन बिग ब्रीडर इस बात सुन के कहता है कि शट अप, तुम्हें ऐसे स्टूपिड बातें नहीं कहनी चाहिए, इस समय में तुम ऐसे डाटा हो
जिसको वो एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए इस प्लेस पर, और मैं तुम्हें बिल्कुल अलाउ नहीं करूंगा मूव करने के लिए जब तक कि हमारी सारी चीजें स्टार्ट ना हो जाए। जो सुनकर एक मजीनों का डांट हंसने लगता है और कहता है कि अगर ऐसा है तो ठीक है, मुझे कुछ समय तक अपने आप को रोक के रखना होगा, और वैसे भी आखिर है तो एक बच्चा ही और मैं भी तो एक किड ही हूँ। और डाटा और एक मजीनो ये भी एडमिट करता है कि इस स्टेट में जहाँ वो भी है इस केस में उस जहाज को फेस नहीं कर सकता अगर इस जगह को छोड़ के जाता है, जहाँ पे बिग ब्रीडर क्या ही चला आता है कि वो सारी प्रिपरेशन को फिनिश करके आएगा। हम देखते हैं डाटा मजीनो को जो कह रहा था कि मैं इतने सालों से यहाँ फंसा पड़ा हूँ और इस शिटी गेम्स को खेल खेल के थक चुका हूँ, और फाइनली अब कुछ ऐसा होने वाला है जो कि मेरे दिल की धड़कन को सही में तेज करने वाला है। ये ऐसा कहे कि मेरे को काफी ज्यादा पंप कर देगा और मेरी बॉडी को एक्साइटमेंट से फिल करने वाला है। वहीं दूसरी तरफ शिफ्ट होने पे हम देखते हैं इस बिग बीटर को यूरा के सामने, जहाँ पे हम इस मिरर को भी देखते हैं जिसका एक टुकड़ा गायब था, यानी कि एक मिरर फ्रेगमेंट वहां से गायब हो चुका था। वहीं जब सीन शिफ्ट होता है हम देखते हैं बैम को कून के पास आते हुए। वह कून को कह रहा था कि कैसे तुमने एक आइस स्फीयर बना लिया। वह कून को कहना था काफी इजी था जितना उसने सोचा था। वहीं बैम भी उसे काफी मोटिवेट कर रहा था कहते हुए कि मुझे पता था तुम तो कर ही सकते हो। वहीं पर रैग भी अपने हाथों दिखाता कहता है कि देखो देखो मैंने भी कुछ बनाया है। जब बैम उसको देख के काफी शौक हो जाता है और कहता है तुम्हारे हाथ तो पत्थर के हो गए हैं, तुम्हें हॉस्पिटल नहीं जानी चाहिएगा। जो सुन के रैग को काफी गुस्सा आता है। ये लोग आपस में हंसी मजाक कर रहे होते हैं, लड़ रहे होते हैं और रैग को काफी परेशान भी कर रहे होते हैं। वहीं पे कूल डाउन इस सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए भी कुछ और चीज भी नोटिस करता है, और वो ये चीज थी कि कैसे फार्ट्स और एंडोर्सी की तरफ सारे विलन को ठिकाने लगा दिया गया है। जहाँ देखते स्लीपी हेड को जिसके सामने उसके अंकल को डिफीट किया हुआ था। वहीं पे एंडोर्सी भी ये चीज सोच रही थी क्या ऐसा सही में हमेशा से था कि स्लीपी हेड इतनी स्ट्रांग थी। स्लीपी हेड अपने अंकल को कह रही थी कि देखा आपने क्या कुछ समझ में आ गया, मैं उसी रास्ते पे चल रही हूँ जो आप हमेशा से चाहते थे अंकल मेरे लिए। यहाँ पे ये बंदा जमीन में पड़े पड़े सारी बातें सुन रहा था। वहीं पे अब स्लीपी हेड एक काफी इंपॉर्टेंट चीज कहती है। उसका कहना था कि उसने वो की भी ढूंढ ली है, यानी वो चाबी जो कि उस डोर को खोल सकती है जो उन्हें ड्रीम्स की तरफ लीड करेगी। जो बात सुन के तो इसे बिल्कुल विश्वास नहीं होता। स्लीपी हेड बैम की तरफ इशारा करके कहती है कि वो लड़का है जो कि वो चाबी है उस डोर को खोलने की, यानी कि मेरे सपनों के डोर को। जब बैम भी इस चीज को नोटिस कर लेता है कैसे स्लीपी हेड उसकी तरफ देख रही है, लेकिन उसे पता नहीं था इसका रीजन क्या है। वहीं पे हमें बात हुई यही पता लगता है कि कैसे रैक ने जब सोचा कि ये चीज गायब हो जाए तो उसके जो हाथ पत्थर के बन गए थे वो वापस से नॉर्मल हो गए। जैक कॉर्न को तो ये चीज बिल्कुल अच्छी लगती क्योंकि वो चाह रहा था कि ऐसा हमेशा के लिए हो जाए। वहीं दूसरी तरफ जो स्लीपी हेड है वो अपने अंकल को कहती है कि अब मुझे परेशान करना बंद करो और यहाँ से गायब हो जाओ, मैं एब्सोल्युटली तुमसे नफरत करती हूँ, लेकिन फिर भी देखो मैं वैसे ही जी रही हूँ जैसे कि आप चाहते थे मुझसे। इतना कहने के साथ अपने हाथ को आगे बढ़ा के एक ऐसा अटैक करती है जिसके बाद ये पर्सन खत्म ही हो जाता है। पास में पड़े फार्ट्सू को विश्वास नहीं होता, जिसको एक पल के लग रहा था कि ऐसा तो नहीं कि स्लीपी हेड इंसेन हो चुकी है। एंडोर से अपनी सीट से उठती है और कहती है कि मैं एग्जैक्टली श्योर तो नहीं हूँ, लेकिन लगता है मैं अकेली बच गई हूँ। जब बाकी लोग अब ग्रुप में बैठकर डिस्कस कर रहे थे कि कैसे ये काफी ब्रूटल था, वहीं पे हांसू का कहना था कि उन्हें कुछ कॉफी पीनी चाहिए और साथ ही एक्सपीरियंस उनके लिए काफी हेल्पफुल भी होने वाला है, क्योंकि जो हैंड ऑन बैटल का एक्सपीरियंस होता है वो सबसे बेस्ट होता है। वही रैक को कॉफी काफी कड़वी लग रही थी, पूछा था कि आखिर ये क्या है टर्टल। वहीं पे कून काइसिया के बारे में सोच रहा था, यानी कि अपनी सिस्टर के बारे में कि उसका क्या हुआ। वहीं अब कूनिडान वहाँ पे अपेयर होते हैं तो कौन उनसे पूछता है कि अब स्पायरिंग मैच का क्या होगा, यानी कि प्रैक्टिस मैच चल रहा था क्योंकि बैम ने मोस्टली सॉन एनिमी को अकेले फाइट किया है। जहाँ पे कूनिडान कहते हैं कि ऐसा कह सकते एक तरीके से कि तुम लोगों ने वो चीज सक्सीड कर ली है जिसके लिए मैंने करवाया था, क्योंकि तुम्हारे गोल अचीव हो चुके हैं। और कूनिडान तो यहाँ तक कहते हैं कि मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचता कि तुम आइस स्फीयर बना पाओगे इतने कम टाइम में। जहाँ कून कहते हैं कि आप काफी ग्रेट हो फादर। वहीं कूनिडान कहते हैं कि चलो अब हमें ट्रेनिंग को रोकना नहीं चाहिए बिल्कुल, क्योंकि अब तो तुम्हें आदत भी लग गई इस चीज की, यानी कि इन पावर्स की। कूनिडान के उनमें थॉट चल रहे थे कि कैसे उसने कोई भी चीज नहीं सुनी है हिडन स्टेज से, यानी किसी कोई रिस्पांस नहीं आया है उस टीम से जिसको उसने भेजा था मिरर लेने के लिए। उसका सिर्फ एक ही मतलब हो सकता है कि उसके जितने भी चिल्ड्रन थे, यानी कि जो भी इनको भेजा था उस टीम से, वो सभी लोग मारे जा चुके हैं। जैसे कि उसने प्रेडिक्ट भी किया था एक तरीके से कि उसके बच्चे नहीं बचने वाले, यानी कि मैच, शनी, मार्क और बाकी लोग, क्योंकि जब उसने इस मिशन में उनको भेजा था वो उसी समय से मरने के लिए रेडी थे। लेकिन मेन इशू ये था कि जो उनके साथ वॉरियर्स थे, यानी कि बैम के फ्रेंड्स, क्या उनको वो लोग मिरर एट द एंड का यूज करके दूसरी तरफ भेज पाया नहीं, या वो लोग भी मारे गए। अब चाहे जो भी हो, लेकिन उसे सबसे वर्स्ट कंडीशन को लेके ही प्रिपेयर करना होगा अभी से। और इसीलिए अब वो बैम को कहता है कि सुनो सन ऑफ फी, मुझे फॉलो करो और मैं तुम्हें नेक्स्ट स्टेज पर जाने के लिए अब ट्रेन करूंगा, यानी कि और भी पावरफुल बनाऊंगा।
जब बैम भी ये बात सुन के उसके सामने आ जाता है, हम देखते हैं कुनिडान को अपनी पावर्स का यूज करके इलेक्ट्रिसिटी कंटेन करते हुए वो अपनी पावर्स का यूज करके बहुत सारे पत्थरों को जोड़कर एक काफी बड़ा सा गोला बना लेता है और कहता है कि इतना इनफ होना चाहिए। वहीं बैम जब पूछता है कि बाकी वो क्या, तो कुनिडान कहता है कि बाकी लोग अब छोड़ दो, क्योंकि जितने भी हो सभी हासुगिया से अब सीख लेंगे शिनशो को कंट्रोल करना। और जो ये सर्कल ये ऐसा कई एक गोलाकार क्रिएट किया था कुनिडान ने, इसके अंदर उसने खुद को और बैम को बंद कर लिया था बाहर से, जहाँ पे वो एक स्पेशल लेसन सिखाने वाला था, क्योंकि जो टेक्निक वो सिखाएगा वो कुछ और नहीं बल्कि रिवोल्यूशन था। जिस बात को सुनकर बैम कहता है, लेकिन एडान सर मैं तो पहले से राइस स्पॉट में जा चुका हूँ जहाँ पे रिवोल्यूशन हुआ था, यानी कि हेल्ड्रेन में, जहाँ पे गॉड ऑफ गार्जियन ने ये चीज सिखाई थी। जो वहाँ से कुनिडान एग्री करता है कि मैं तुम्हें देखते ही ये चीज पहचान गया था कि तुम वहाँ जा चुके हो, लेकिन मुझे पता है कि तुम्हें बस उस पावर का एक थोड़ा सा टेस्ट मिला था जिससे पहले तुम बाहर आ गए थे, और जो रियल पावर तुम्हें मिलने वाली है उसकी तो ये सिर्फ बिगिनिंग थी। वो आगे ये भी एक्सप्लेन करता है कि अपनी शिनशो का और इन स्टोन्स का यूज करके एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करेगा जो कि सिमिलर होगा राइस के जैसे ही, जितना ही पॉसिबल हो सके, क्योंकि गॉड ऑफ द गार्जियन के अलावा उसने जो रिवोल्यूशन था वो खुद से किया था और इसलिए वो हेल्प कर पाएगा डायरेक्टली इसको। जो आगे एक्सप्लेन करता है कि तुम्हें अब अपने शिनशो के बारे में, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पता है, तो तुम अपनी इस पावर की सोर्स को भी काफी इजीली ढूंढ सकते हो, इसलिए तुम्हें अब रेडी हो जाना चाहिए, क्योंकि रिवोल्यूशन कोई मामूली टाइप की ट्रेनिंग नहीं है, ये तुम्हारी अपनी पावर को तो अवेकन करता ही है, लेकिन ये इतना पावरफुल भी हो सकता है, इतना डेंजरस कि तुम्हारी जान भी ले ले। तो मैम सिंपली बस यही कहता है रिस्पॉन्स में कि ठीक है मैं तो रेडी हूँ किसी भी चीज के लिए। वहीं दूसरी तरफ बाहर में हम देखते हैं हासुया को, जो कि आराम से अपनी कॉफी एंजॉय कर रहा था जैसे कि पिकनिक पे आया हो। वहीं पे कून और रैक भी अपनी पावर्स को प्रैक्टिस करने में लगे हुए थे, जहाँ पे रैक स्टोन्स का क्रिएचर बना रहा था। हम देखते हैं कून को अपने लाइट हाउस और आइस के पावर को यूज करते हुए, जहाँ पे दोनों ये काफी अच्छी प्रोग्रेस कर रहे थे। दूसरी तरफ बैम भी उस पावर का यूज कर रहा था, यानी कि राइस स्पॉट क्रिएट हो रहा था कुनिडान के द्वारा। वहीं दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं इकारिस को और साथ में वाइट को, जिनके सामने काफी सारी असंख्य रूप में शॉट्स थी, जहाँ पे आकिन कह रहा था, यानी कि वाइट, कि मेरे को विश्वास नहीं होता कि मेरी शॉट एनिमी ये सारी शॉट्स हैं। लेकिन तभी इनके सामने बिग ब्रीडर का पॉकेट आ जाता है, जो कि उनसे बात कर रहा था, या ऐसा कहे उनके बीच में कोई डिस्कशन होने वाली है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं मजीना को भी अपने रूम में बैठे हुए, और अगली तरफ देखते हैं हम डाटा ज़ात को, जिसने अपना मास्क हटा दिया था, और उसकी काफी ग्लूमी सी आंखों को भी देखते हैं, जहाँ पे हमें पता लगता है कि 1 महीना बीत चुका है और बस अब 1 दिन बचा है, जिसके बाद ज़ात, डाटा और बैम बीच में फाइट होने वाली है। यहाँ पे डाटा ज़ात कह रहा था कि तुमने श्योरली मुझे काफी वेट करा है बैम, वो भी उस शोडाउन के लिए जिसका आउटकम काफी ऑब्वियस है कि आखिर कौन जीतने वाला है। वहीं पे दूसरी तरफ बैम भी अपने आप को रेडी कर रहा था, यानी कि राइस स्पॉट की ट्रेनिंग कर रहा था, जहाँ पे अभी आखिरी दिन उसकी ट्रेनिंग का, जहाँ एक तरफ डाटा ज़ात इंतजार कर रहे शोडाउन का, वहीं पे आपको थोड़ा सा वेट करना होगा, क्योंकि आज के एक्सप्लेनेशन वीडियो को हम यहीं पे ओवर करते हैं इस क्लिफ हैंगर पे, जहाँ हिडन फ्लोर अब अपने आखिरी चरणों में है। हमने देखा कि कैसे बैम को रैक ने कितनी प्रोग्रेस की है और अलग अलग पावर्स को ऑब्टेन किया है, जहाँ पे बैम फाइनली अब राइस स्पॉट पे दोबारा चला गया रिवोल्यूशन की पावर को सीखने के लिए, जहाँ अपने ट्रू सेल्फ को शायद फाइंड कर पाएगा डाटा ज़ात से टक्कर लेने के लिए। वही हमने कून और उसके फादर में थोड़ी सी बॉन्डिंग भी देखी। हमें नेटिव वंस के बारे में पता लगा कि आखिर रैक भी काफी स्पेशल बंदा है, सिर्फ कून और बैम ही नहीं। आखिर ये नेटिव वंस कौन थे, ये जाइंट क्या था, और ये डायरेक्ट डिसेंडेंट यानी वंशज कौन है इन देसी लोगों के, जो कि टाउन में रहते थे चाहत और पहले के लोगों से भी। वही आखिर यहाँ पे उलेग मजीनों का डाटा वाला क्या कर रहा है और उतना वियर्ड क्यों दिख रहा था, और वो एरर क्या है, और बिग ब्रीडर आकर कौन सी खिचड़ी पका रहा है डाटा ज़ात के पीठ पीछे। वही रीचल की भी अपनी प्लान्स है, तो आखिर कौन सक्सेसफुल होने वाला है, क्या हमें डाटा ज़ात सबसे ज्यादा सरप्राइज करेगा, या फिर उलेग मजीनों भी यहाँ पे कुछ अलग ही करने वाला है, क्योंकि आखिरकार वो सबसे पावरफुल जो है इस टावर के अंदर। तो इन वीडियो के आंसर आपको नहीं आए नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो ज्यादा शेयर करें और हमें कमेंट करके सर्च करें आपको और कौन सी वीडियोस देखनी है। तो तब तक के लिए बाय गाइस।